प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय सहकारी महासम्मेलन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने NCUI हाट पोर्टल भी किया लॉन्च। कहा, सरकार और सहकार मिलकर विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को देंगे डबल मजबूती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री शहडोल जिले के पकड़िया गांव का दौरा कर ग्रामीणों के साथ करेंगे संवाद। राज्य में 3.57 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित करने की मुहिम की भी करेंगे शुरुआत। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में भीषण सड़क हादसा। एक लग्जरी बस में आग लगने से 25 यात्रियों की जलकर मौत, 2 यात्री घायल। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने घटना पर जताया शोक। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा। पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा आज से जम्मू कश्मीर के बालटाल और पहलगाम मार्गों से हुई शुरू। 62 दिन तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा के लिए किए गए हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। देश के अब तक के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार GST को लागू हुए 6 साल हुए पूरे। 1 जुलाई 2017 को GST के लागू होने के बाद सरकार का राजस्व बढ़ा। टैक्स की चोरी रोकने में भी मिली मदद। भारत के स्टार ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने रचा एक और कीर्तिमान। डायमंड लीग श्रृंखला के लुसान चरण में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में 87.66 मीटर थ्रो के साथ जीता खिताब। भारत आज बेंगलुरु में सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में लेबनान के साथ खेलेगा। टूर्नामेंट में भारतीय टीम अब तक 3 में से 2 मैच जीतने में रही है सफल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। DD न्यूज देख रहे हैं आप और देश दिन भर की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और बुलेटिन की इसी के साथ करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में भारतीय सहकारी कांग्रेस का आज उद्घाटन किया। सम्मेलन का उद्देश्य सहकारी आंदोलन में विभिन्न रुझानों पर चर्चा करना, अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं को सामने लाना और भारत के सहकारी आंदोलन के विकास के लिए भविष्य की नीति तैयार करना है। इसकी अध्यक्षता गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने NCUI हॉट पोर्टल का भी लॉन्च किया। NCUI हाट पोर्टल आज लॉन्च किया गया। ये उसकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। वहीं 17वें भारतीय सहकारी कांग्रेस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सहकारिता को एक बड़ी ताकत देने का फैसला किया गया और पहली बार सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय भी बनाया गया। पहली बार सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट का प्रावधान किया। आज कोऑपरेटिव्स को वैसी ही सुविधाएं, वैसा ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है जैसा कॉरपोरेट सेक्टर को मिलता है। सहकारी समितियों की ताकत बढ़ाने के लिए उनके लिए टैक्स की दरों को भी कम किया गया है। सहकारिता क्षेत्र से जुड़े जो मुद्दे वर्षों से लंबित थे, उन्हें तेज गति से सुलझाया जा रहा है।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में ये स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज करोड़ों छोटे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। बीते 4 सालों में इस योजना के अंतर्गत 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। बीते 4 वर्षों में इस योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए, आप सब सहकारी क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, मैं आशा करूंगा कि इन आंकड़ों पर आप गौर करेंगे। 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए। ये कितनी बड़ी रकम है, इसका अंदाजा आप एक और आंकड़े से अगर मैं तुलना करूंगा तो आप आसानी से लगा सकेंगे। 2014 से पहले के 5 वर्षों के कुल कृषि बजट ही मिला दें, 5 साल का एग्रीकल्चर बजट, तो वो 90,000 करोड़ रुपए से कम था। 90,000 से कम, यानी तब पूरे देश के कृषि व्यवस्था पर जितना खर्च तब हुआ, उसका लगभग 3 गुना हम सिर्फ एक स्कीम यानी पीएम किसान सम्मान निधि पर खर्च कर चुके हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत की दुनिया में पहचान अपने डिजिटल लेन-देन के लिए होती है। ऐसे में सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों को भी डिजिटल लेन-देन में अग्रणी रहना ही होगा। आज भारत की पहचान दुनिया में अपनी डिजिटल लेन-देन के लिए होती है। ऐसे में सहकारी समितियां, सहकारी बैंकों को भी इसमें अब अग्रणी रहना होगा। इससे ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ मार्केट में आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और बेहतर प्रतिस्पर्धा भी संभव हो सकेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृत काल में देश के गांव, देश के किसान के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अब देश के कोऑपरेटिव सेक्टर की भूमिका भी बहुत बड़ी होने वाली है। सरकार और सहकार मिलकर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को डबल मजबूती देंगे। निर्यात, एक्सपोर्ट लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। मेक इन इंडिया की चर्चा भी आज पूरी दुनिया में हो रही है। ऐसे में आज सरकार का प्रयास है कि सहकारिता भी इस क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाए। इसी उद्देश्य के साथ आज हम मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी सहकारी समितियों को विशेष रूप से प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनके लिए टैक्स को भी अब बहुत कम किया गया है। सहकारिता सेक्टर निर्यात बढ़ाने में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। आज केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी भारतीय सहकारी महासम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश में अलग अलग सहकारिता मंत्रालय बनाने की मांग 75 साल से चल रही थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो एक स्वायत्त सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। 75 साल से लंबित हमारी मांग को पूरा कर एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय बना, और मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि एक स्वतंत्र मंत्रालय बनने से, प्रधानमंत्री जी के सीधा मार्गदर्शन मिलने से और एक स्वतंत्र मंत्री सचिव फुल फ्लेज मंत्रालय बनने से सहकारिता मंत्रालय में और सहकारिता के क्षेत्र में ढेर सारे परिवर्तन संभव हुए हैं और आगे पर भी होते रहेंगे। और आज के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश का दौरा करते हुए नजर आएंगे, जहां प्रधानमंत्री शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ करेंगे।
प्रधानमंत्री शहडोल जिले के पकरिया गांव का भी दौरा करेंगे और साथ ही इस दौरान ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री पूरे राज्य में लगभग 3.57 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड के वितरण का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 1 जुलाई को राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री के शहडोल आगमन को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री अपने शहडोल दौरे के दौरान पकरिया गांव आएंगे, जहां पर कि वो जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद करेंगे। साथ ही वो यहां पर जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ भोजन भी करेंगे। आप देख सकते हैं कितना उत्साह है यहां पर और बड़ी संख्या में यहां पर जो जनजातीय समुदाय के लोग होंगे, खासतौर पे उसमें जो स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं और पेशा एक्ट से संबंधित जो लोग हैं वो पीएम से संवाद करेंगे। इसके अलावा फुटबॉल क्रांति जो कि जनजातीय यहाँ पर क्षेत्र है, वहाँ पर बड़ी संख्या में जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं जनजातीय समुदाय के, उनसे प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। जातीय समाज के जो मुखिया हैं उनके साथ प्रधानमंत्री जी का यहाँ संवाद होगा। कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी, जनजातीय बंधुओं के साथ भोजन होगा और कोशिश है कि ये सब प्राकृतिक नैसर्गिक वातावरण में हो। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान के तहत देश के 17 राज्यों के 7 करोड़ से ज्यादा जनजातीय लोगों की जांच कराई जाएगी और उनको एक विशेष कार्ड दिया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया की जांच 40 साल से कम उम्र के लोगों की होगी। सरकार ने 2047 तक देश से सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इस कार्यक्रम के तहत 7 करोड़ से अधिक हमारे सभी ट्राइबल भाई बहनों को स्क्रीनिंग करके उसको सिकल सेल के लिए कार्ड दिया जाएगा और सिकल सेल नाबूदी के लिए स्क्रीनिंग बहुत आवश्यक होता है। सभी का स्क्रीनिंग हो जाने से कौन व्यक्ति सिकल सेल कैरियर है, सिकल सेल ग्रस्त है या तो सिकल सेल मुक्त है, वो आइडेंटिफाई हो जाएगा और इस आइडेंटिफिकेशन से फ़ायदा ये होगा कि भविष्य में सिकल सेल को आगे बढ़ने में हम रोक पाएंगे और आगे बढ़ने में रोकने के बाद हम देश को सिकल सेल मुक्त कर पाएंगे। कार्यक्रम में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य, जनजातीय कार्य, आयुष मंत्रालय और देश के 17 राज्यों के प्रतिनिधि ऑनलाइन शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के 20 जनजातीय बहुल जिलों के 89 विकास खंड के करीब 3000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के 2 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को सिकल सेल जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड का वर्चुअली वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी सिकल सेल ऑपरेशन गाइडलाइन का अनावरण, नेशनल सिकल सेल पोर्टल और डैशबोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 3.57 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित करने की मुहिम की शुरुआत भी करेंगे। राष्ट्रीय सिकल सेल मिशन उन्मूलन मिशन जिसकी घोषणा बजट में की गई थी, उसके शुभारंभ का कार्यक्रम है जो कि 17 राज्यों में हो रहा है। अगर मैं मध्य प्रदेश विशेष की बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय गौरव दिवस में पहले एक पायलट का शुभारंभ किया था जब झाबुआ अलीराजपुर पे। उसके उत्साहवर्धक परिणामों को देखते हुए अब इस कार्यक्रम का विस्तार मध्य प्रदेश में भी 20 जिलों में किया जा रहा है और हमारे 89 जो आदिवासी विकास खंड है वहां होगा। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर इलाके के लोगों में काफी उत्साह है। आदिवासी बहुल शहडोल और आसपास के लोग प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर खासे उत्साहित हैं। यहाँ जनजातीय समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग बहुत उत्साहित हैं। पहले तो यहाँ एक छोटा नेता भी नहीं आता था गांव में, आज कल हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं। सभी बच्चों बूढ़ों में बहुत उत्साह है। मेरे लिए और मेरे ग्रामवासियों के लिए, अपने जिले के लिए बहुत खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री शिवराज सिंह चौहान जी एक साथ आ रहे हैं। कार्यक्रम में प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन संबंधी फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीणों एवं जन प्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद करेंगे और सामूहिक भोज में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही लखपति दीदियों, ग्राम सभाओं, फुटबॉल खिलाड़ियों और जनजातीय मुखियाओं से भी प्रधानमंत्री के संवाद का कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिला शहडोल के लालपुर के इसी मैदान से पीएम मोदी जब सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत करेंगे तो ये जनजातीय समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी जो पीढ़ियों से इस बीमारी का दंश झेलने को मजबूर हैं। साथ ही प्रधानमंत्री यहां एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कैमरामैन संदीप और अपने सहयोगी अजीत द्विवेदी के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, शहडोल। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से गुजरने वाले समृद्धि हाईवे पर सिद्धखेड़ा राजा के पास एक लग्जरी बस में अचानक आग लगने से 25 यात्रियों की जलकर मौत हो गई और 2 यात्री घायल हो गए।
घायल यात्रियों को इलाज के लिए संभाजी नगर में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। नागपुर से एक लग्जरी बस यात्रियों को लेकर पुणे जा रही थी और तभी बुल्ढाना जिले के समृद्धि राजमार्ग के सिद्धखेर्द राजा के पास लग्जरी बस में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा सुबह करीब 3 बजे हुआ। इस संबंध में पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक लग्जरी बस के ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया और बस सड़क किनारे डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद बस के डीजल टैंक में आग लग गई और बस में आग लग गई। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी बस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये बस जो है वो विदर्भ ट्रैवल्स की नागपुर से पूना जा रही थी और इस बस में लगभग 33 पैसेंजर्स थे। ये बस एक 35 के आसपास सिद्धखेर्द राजा बुल्ढाना जिला समृद्धि हाईवे पे एक पोल से टकराई। शायद हो सकता है ड्राइवर का बैलेंस गया। वो ड्राइवर से बात की अभी तो ड्राइवर कहता है कि टायर बस्ट हो गया। तो पोल से टकराकर उसके आगे पुलिया थी, ये जो पुलिया है उस पर टकरा के गाड़ी का डीजल टैंक जो है वो फूट गया। डीजल टैंक फूटने के बाद में गाड़ी में आग लग गई और गाड़ी आगे आके स्किड हो गई। लोगों को मौका नहीं मिला बाहर निकलने का, तो उसमें से 8 लोग बचकर बाहर आए। 25 लोगों की वहीं गाड़ी में ही मौत हो गई है जलकर। तो डेड बॉडीज अभी हमने निकाली है और पोस्टमार्टम के लिए आगे की शनाख्त के लिए भेजी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के बुल्ढाना में हुए भीषण सड़क हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना में हुई विनाशकारी बस दुर्घटना से बहुत दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन लोगों के परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम राष्ट्रीय आपदा कोष PMNRF से मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख देने का भी ऐलान किया। साथ ही घायलों को 50-50 हजार की मदद की भी घोषणा की है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज संसद के मानसून सत्र पर जानकारी देते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि संसद का मानसून सत्र 2023 आगामी 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। 23 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। मैं सभी पार्टियों से सत्रों के दौरान संसद के विधायी और अन्य कामकाज में रचनात्मक योगदान देने की अपील करता हूं। और वहीं जम्मू कश्मीर में बालटाल और पहलगाम मार्गों से वार्षिक पवित्र अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो चुकी है। 62 दिन चलने वाली ये यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। आज सुबह जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ गुफा में आरती भी की गई है। वहीं देश के कुछ भागों में टमाटर की कीमतों में अचानक से बढ़ोतरी हुई है और उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि हर वर्ष इस समय में टमाटर के दामों में थोड़ी वृद्धि होती है, लेकिन ये जल्द ही नियंत्रण में आ जाएगी। टमाटर की कीमतों में एक सीजनैलिटी होती है बिकॉज जो उसका प्रोडक्शन का समय है वो पूरे भारत के हर क्षेत्र में अलग अलग होता है। सो हर वर्ष इस समय प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा होती हैं, पर जैसे अगर दिल्ली की बात करें तो शिमला की जो हिल्स हैं हिमाचल प्रदेश की, वहाँ से सिरमौर और सोलन डिस्ट्रिक्ट से सप्लाईज यहाँ पे शीघ्र आ जाएंगी तो प्राइसेस
will cool down. और 6 साल पहले आज ही के दिन देश आजादी के बाद सबसे बड़े कर सुधार का गवाह बना था। 2017 में 1 जुलाई के दिन ही जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया गया था और इस नई व्यवस्था से देश की अर्थव्यवस्था को संगठित बनाने के अलावा कीमतों में कमी लाने और टैक्स का दायरा बढ़ाने में मदद मिली। बीते अप्रैल में जीएसटी संग्रह 1,87,000 करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। जीएसटी लागू होने के बाद खाने पीने की वस्तुओं समेत कई अन्य वस्तुओं के टैक्स में कमी आई थी। जीएसटी का नया तंत्र केंद्र और राज्य दोनों को समान कर लगाने का अधिकार देता है और पूरा सिस्टम ऑनलाइन होने की वजह से इसके काले धन पर भी लगाम लगी है। वहीं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने नई दिल्ली के न्यू मोतीबाग स्थित आवासीय कॉलोनी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस दौरान शुगर जांच, मुंह की जांच, कैंसर जांच की सुविधा के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल और राजीव गांधी कैंसर अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्स सहित पैरामेडिकल टीम ने अपनी सेवाएं दी। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य शिविर का मकसद लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना है। हम इस दिन जो एक मेडिकल कैंप किया, इसलिए किया कि जनता के अंदर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कोई छोटे छोटे चीज़ है जो डायबिटीज डिटेक्शन, हाइपरटेंशन डिटेक्शन, ब्लड ग्रुप डिटेक्शन, इसके साथ साथ महिलाओं के लिए कैंसर डिटेक्शन, आजकल ओरल कैंसर भी बहुत होते हैं, ओरल कैंसर डिटेक्शन ये कर रहे हैं। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति अब सामान्य हो रही है। प्रशासन ने भी बाढ़ को लेकर के कई सारी बातें कही हैं और तो ऐसे में बाढ़ की स्थिति फिलहाल अब कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में सामान्य होती हुई असम में नजर आ रही है। और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे खेलों की, जहां गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। उन्होंने लुसाने डायमंड लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। नीरज ने 87.66 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। गोल्डन बॉय नीरज का इस साल का ये दूसरा गोल्ड मेडल है और इससे पहले उन्होंने मई में दोहा में आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया था। नीरज चोपड़ा अब तक 8 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुसाने डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, लुसाने डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन के लिए नीरज चोपड़ा को बधाई। अपने असाधारण प्रदर्शन की बदौलत वो तालिका में शीर्ष पर रहे। प्रतिभा और समर्पण के साथ सफलता के लिए किए जा रहे उनके निरंतर प्रयास सराहनीय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम को ट्वीट करके बधाई दी। पीएम मोदी ने अपने इस ट्वीट में लिखा कि हमारी अभूतपूर्व कबड्डी टीम को 8वीं एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीतने पर बधाई। अपने असाधारण प्रदर्शन और एकजुटता के साथ सच्ची खेल भावना का प्रदर्शन किया है। भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। वहीं प्रधानमंत्री ने एक और ट्वीट करके स्क्वैश टीम को भी बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत के लिए गर्व का पल है क्योंकि हमारी टीम ने एशियाई स्क्वैश मिश्रित युगल का समापन दीपिका पल्लिकल और हरिंदर सिंह संधू के स्वर्ण पदक, अनाहत सिंह और अभय सिंह के कांस्य पदक के साथ किया। हमारे खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई। भविष्य के प्रयासों के लिए भी शुभकामनाएं। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज़ पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।